4 सीटें, बीजेपी सिर्फ 4 सीट पीछे है। कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत पाने से 108 पर वो पहुंच चुकी है, 72 पर कांग्रेस, जेडीएस गठबंधन 40 पर, अन्य के खाते में 2 सीटें। और अगर बीजेपी स्पष्ट बहुमत पा लेती है तो कर्नाटक में पहली बार अपने बूते वो सरकार बनाएगी और जहां तक संभव है येदियुरप्पा ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि येदियुरप्पा ने अभी हाल में कह दिया था कि अगर कोई दलित सीएम बनाना चाहती है पार्टी तो उसके लिए भी तैयार है। अब देखना होगा वो उलटफेर कहीं होता है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो वही चेहरा थे, तो उम्मीद वही है कि वही शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे अगर स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। लेकिन इस बीच कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी ने तो कुछ अनैतिक रास्ता भी अपनाकर तेलुगु वोटर्स को प्रभावित करने का प्रयास किया था, पर उस क्षेत्र का काम मैं देख रहा था चुनाव के समय, जिसको हैदराबाद कर्नाटका बोलते हैं। सबसे अधिक तेलुगु वोटर्स जहां होते हैं वहां 40 में से 20 से अधिक सीट हमने जीत लिया है और पहले लास्ट इलेक्शन में केवल 40 में से 6 सीट जीते थे। तो ये तो स्पष्ट है कि चंद्रबाबू का जो भी प्रयास रहा है बीजेपी के खिलाफ, उसको तेलुगु जनता जो कर्नाटक की है उसने एकदम नकारा है। दे हैव रिजेक्टेड हिज कैंपेन, हिज टैक्टिक्स रादर आई वुड से। एक प्रकार से हमारा साउथवर्ड मार्च शुरू हो गया है। तो तेलुगु आज परिणाम निकले हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित शाह जी को। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, वहां पूरा वो प्रदेश जो है वो कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। और उसी दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल के चुनाव के पश्चात नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य और नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के बाद, उन 3 राज्यों के चुनाव के बाद कर्नाटक एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा किया था विपक्ष के सब लोगों ने। यहां नहीं हो सकता है, वहां पर भी ये हो गया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से एक आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा संदेश, संकेत साफ है कि 2019 मोदी जी के नेतृत्व में देश चलता हुआ दिख रहा है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन नतीजा जो है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। आप देख रहे हैं बीजेपी अब 105 पर है, कांग्रेस 75 पर, जेडीएस गठबंधन 40 पर और अन्य के खाते में 2। यानी अब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 7 सीटों की दरकार है, लेकिन अभी भी नतीजे आने बाकी हैं, तो ये उलटफेर संभव है। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से नवीन कुमार जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई आपको। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। राहुल जी, पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लूं, ये जो नतीजे दिख रहे हैं क्या एक्सपेक्टेड था और क्या वजह मानते हैं? अप्रत्याशित उतने तो नहीं है। अभी कुछ देर पहले तक जब 115, 114 ऐसी सीटें चल रही थी तो लगा था कि हम लोग सब झटका खा गए थे, लेकिन कल ही रात को कम से कम मैंने जो कहा था, मैंने 95 सीटें दी थी उससे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बताया था, तो वो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, इसमें अब कोई शक नहीं है। कितनी सीटें रहती हैं, बहुमत के कितने करीब रहती है, ये अब एक जानने के एकमात्र सवाल रह गया है और उस पर ही तय होगा कि वो खुद सरकार बनाएगी या जेडीएस को लेगी या फिर उसका बिना सीधे पूरे जेडीएस को साथ लिए काम चल जाएगा। ये कुछ प्रश्न अभी बाकी है। और वजह, ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, इसकी वजह, प्रमुख वजह क्या मानते हैं? वजह एक तो बहुत सीधा ये लग रहा है कि कई लोग जो अनुमान लगा रहे थे कि जेडीएस इस बार बहुत कमजोर प्रदर्शन करेगा और उसकी टूट का फायदा उससे मुस्लिम वोट छिटकेगा, उससे दलित वोट थोड़ा छिटकेगा, वो दलित मुसलमान उसकी बीजेपी से तथाकथित नजदीकी देखकर अलग हो जाएंगे और उससे बहुत नुकसान होगा। ऐसा हुआ लगता नहीं है और वो उसकी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और इसका सीधा मतलब यह है कि उसके अच्छे प्रदर्शन, जो अच्छा प्रदर्शन है वो कांग्रेस की कीमत पर रहा है। तो कांग्रेस को जो फायदा होने की उम्मीद थी वो हुई नहीं है। उसने अपने गढ़ में अपनी गढ़ को बनाए रखा है जेडीएस ने दक्षिण कर्नाटक में, और जो वोक्कालिगा वोट और उनके साथ जो और कुछ छोटी उपजातियां साथ रहती हैं, उसका जो जेडीएस का अपना गठबंधन है सामाजिक, वो मध्य कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक में भी बना रहा है काफी हद तक। यानी जो जेडीएस बार बार कह रही थी कि हम बीजेपी के साथ किसी सूरत हाल में नहीं जाएंगे, उसका फायदा जेडीएस और बीजेपी दोनों को हुआ है, ऐसा हुआ लगता है। और अगर उससे कुछ वोट छिटके भी हैं, कुछ लोग अलग भी हुए हैं, तो उससे कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ है। तो अगर कुछ दलित या कुछ ओबीसी वोट उससे हटे हैं या कुछ दलित वोट उससे हटे हैं, तो वो लगता है कि अभी माधव जी भी एनालिसिस कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि संभव है कि जो बीएसपी जेडीएस के साथ गई
उससे भी बीजेपी को फायदा पहुंचा है, क्योंकि जो दलित वोट है वो कांग्रेस से छिटक कर अगर बीएसपी के पास गया है तो उसका फायदा बीजेपी को मिला है। बिल्कुल संभव है। ठीक है, हमें तो सत्ता का सिंघम हम लिख रहे हैं और दो चेहरे आप देख रहे थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। और इसकी वजह यह है क्योंकि आप आंकड़े देखिए, बीजेपी 106 सीटें हासिल करती दिख रही है उस राज्य में जहां पर पिछली बार उसने पहली बार सरकार बनाई भी थी तो गठबंधन की वजह से बनाई थी। इस बार वो स्पष्ट बहुमत के बहुत करीब पहुंचती हुई दिख रही है। कांग्रेस 73 पर आकर रुक रही है, जेडीएस गठबंधन 41 पर है और अन्य के खाते में 2 सीटें। हम आपको क्षेत्रवार हिसाब से भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में किस पार्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। राहुल देव हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, माधव आनंद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, आपको बधाई और मेरी तरफ से माफी कि पहले मैंने आपका नाम गलत लिया था, लेकिन जीत की इस खुशी में मुझे उम्मीद है आप मुझे बहुत आसानी से माफ करेंगे और ये बताएंगे कि आप लोग जो है क्या वजह मान रहे हैं इस जीत के पीछे, क्या फैक्टर था? मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर या फिर येदियुरप्पा फैक्टर? गजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता नहीं। चलिए, मेरी माफी भी बेकार गई, आवाज पहुंची नहीं। दोबारा आप सुनेंगे फिर मांगूंगा, लेकिन इससे पहले माधव जी मुझे ये बताइए, थोड़ा अब हम जीत को एनालाइज करते हैं। हमने अभी तक चूंकि कांग्रेस के मेहमान थे तो हार को ज्यादा एनालाइज किया था, उसका एनालिसिस ज्यादा किया था कि बीजेपी की इस जीत के पीछे किस फैक्टर को अहमियत ज्यादा दे, नरेंद्र मोदी को, येदियुरप्पा को, योगी फैक्टर की भी बात हो रही क्योंकि 33 ऐसे सीटें थी जहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और उन 33 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। तो कौन सा फैक्टर कितना किरदार निभाता नजर आया? देखिए, ज्वाइंट एफर्ट था, ज्वाइंट एफर्ट में सबका योगदान रहा, लेकिन मोदी जी सबसे बड़े चेहरा के रूप में जो है अभी भी हैं, केंद्र में हैं और कहीं न कहीं चुनाव जो लड़ा, जितने भी बीजेपी ने लड़ा है पास्ट में या अभी जो कर्नाटका का लड़ा है, वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा है। और मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व के आसपास जो है ना कोई भी विपक्ष में नेता नहीं है और उसका फायदा बीजेपी को मिला। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां कांग्रेस चाहे तो उसका एडवांटेज ले सकती है, लेकिन उस तरह का कोई नेता नहीं है जो उस बात को उठावे और अपनी बातों को सही ढंग से रख पाए। ऐसा नहीं है कि अभी जनता जो है एज ए पोलिटिकल एनालिस्ट में बोल सकता हूं कि जनता जैसे बहुत ज्यादा खुश है केंद्र सरकार से और मोदी जी ने ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा काम कर लिया जिससे पूरी इकोनॉमिक चेंज हो गई है या इंटरनेशनल पॉलिसी जैसे पूरी तरह जैसे बहुत सारे विषय हैं, डिस्कशन का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं कि विपक्ष के पास नेतृत्व की कमी है, एक ऐसा कोई चेहरा नहीं है मोदी जी के पैरेलल जिसका फायदा जो है सो हमेशा बीजेपी को मिलती है। मुझे ये बताइए, अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा फैक्टर था तो दूसरे राज्य, ज्यादातर राज्यों में हमने देखा है बीजेपी सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं करती, लेकिन यहां पर उन्होंने किया, येदियुरप्पा को आगे रखा और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने वहां पर 15 रैलियां की, फिर उनको लगा नहीं 21 करना चाहिए। तो अगर वो इतना बड़ा फैक्टर था तो यहां भी बीजेपी बिना चेहरे के जा सकती थी। कोई भी बड़ी घटना, वैसे तो छोटी घटना भी केवल एक कारण से नहीं होती सुशांत। तो हम एक ही कारण ढूंढेंगे तो हम थोड़ी नादानी करेंगे। कई कारण थे। नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से निर्णायक रहे हैं, इस जीत के निर्णायक कारण है। दूसरा निर्णायक कारण उनकी जीत के साथ उनके अपने करिश्मे, उनके अपने प्रभाव और लोकप्रियता के साथ साथ उनकी वक्तव्य के साथ साथ अमित शाह की द्वारा गठित, संगठित और जो सुनियोजित भाजपा है, उसका जो पूरी मशीनरी है, जिस तरह से माइक्रो प्लानिंग उन्होंने की थी, जिस तरह से पहले से तैयारी उन्होंने की थी, जैसे हर संभावित स्थिति के लिए उन्होंने पार्टी को और अपने को तैयार करके रखा हुआ था, वो उसका दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा, आपने येदियुरप्पा का नाम लिया। येदियुरप्पा जब 2013 में वाले चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं थे, अलग थे, तो 10% वोट ले गए थे वो। तो वो 10% वोट आज की अगर जीत से आप निकाल देंगे तो फिर बीजेपी की हैसियत बिना येदियुरप्पा के आपको समझ में आ जाती है। तो लिंगायत वोट जो बिल्कुल ठोस रूप से येदियुरप्पा के साथ है, उस समय भी था, आज भी है। ये तीनों चीजें मिली हैं। और चौथा कारण, जैसा माधव ने कहा
कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस मशीनरी, ये जो जगरनॉट था, इसकी टक्कर लेने के लिए न तो एक भी उनके समकक्ष और उतना तेज तर्रार, तेजस्वी वक्ता, नेता और लोकप्रिय नेता। मैं थोड़ा आपका एनालिसिस चाहूंगा योगी पर भी, क्योंकि कहा गया योगी ने जहां जहां त्रिपुरा में प्रचार किया वहां बीजेपी जीती। यहां पर भी हम जब आंकड़े निकाल रहे हैं तो 33 सीट पर उन्होंने प्रचार किया, वो 33 सीटें बीजेपी जीती। तो इसको सिर्फ बीजेपी की जीत के लिहाज से देखें या योगी भी असर दिखा रहे हैं, ये माना जाना चाहिए। योगी तो बीजेपी के भीतर ही है ना, और योगी के अलावा भी लोग वहां पर बीजेपी के नेता प्रचार करने गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो इंचार्ज थे वो लगातार वहां बैठे रहे, तो उनको भी कुछ श्रेय दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो लेकिन योगी निश्चित रूप से, योगी जिस मठ परंपरा से आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में और शास्त्रों के हिसाब से भी वो बहुत महत्वपूर्ण और उच्च पदस्थ मठ परंपरा है। उस भक्ति परंपरा, उस योग परंपरा और मठ परंपरा के बहुत चाहने वाले और उसमें भक्ति रखने वाले उसके अनुयायी कर्नाटक में भी हैं, और लिंगायत विशेष तौर पे। तो ऐसी लिंगायत सीटों पर जहां पर आपको इतनी बड़ी बढ़त दिख रही है बीजेपी की, उसमें योगी का जाना निश्चित रूप से एक कारण रहा हो। एक और चीज जिस पर मैं आप दोनों की राय चाहता हूं, माधव पहले आप बता दें कि इस चुनाव में बार बार ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है उसको ताक पर रखा, और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया वो उचित नहीं है। क्या ये मैंडेट उस भाषा को एक तरीके से स्वीकार करते हैं लोग, इसके बारे में भी बताता है, या उस लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे कर्नाटक के इलेक्शन के दौरान जो है प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो जिससे दिखाता है कि चुनाव प्रचार का स्तर नीचे गिर गया है। ऐसा कोई स्टेटमेंट, ये बहुत ही वाजिब चीज है। कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने सीधा रुपया कहा, लेकिन कोई आरोप साबित नहीं कर पाए कि सिद्धारमैया पर हो, तो ये पीएम इस तरह के आरोप तो कांग्रेस के भी लोग लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जुमला वर्ड यूज करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो बहुत तरह की चीजें। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव का जो प्रचार के दौरान ऐसी कोई भी बात प्रधानमंत्री ने कहा होगा जो लगता हो कि ये नीचे के स्तर का है। ऐसा कहीं भी मुझे नहीं दिखा। ठीक है, राहुल जी आपके हिसाब से? नहीं, मुझे ये लगता है कि एक तो यह हमें ध्यान रखना होगा कि नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है, अपना एक तेवर है उनकी भाषा का। वो एक आक्रामक तेवर और बहुत जुझारू तेवर, बहुत ऊर्जावान तेवर उनकी भाषा और उनकी पूरी शैली का एक अविभाज्य हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ये लगता है कि वो अब प्रधानमंत्री हैं, तो उस नाते वो कुछ शब्दों का प्रयोग न करते, कुछ जुमलों का प्रयोग न करते तो बेहतर होता, उनसे उनकी प्रभावत्मकता कम नहीं होती, ऐसा मैं मानता हूं। उनकी बातचीत की धार कम नहीं होती, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको आप और ये मैंडेट ये दिखाता है कि लोगों की नजर में भी वो बड़ी चीज नहीं है, लोगों को वो शैली पसंद है शायद। बिल्कुल निश्चित। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। राहुल जी खुद लोकसभा में बोले थे कि अगर मैं 15 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए तो प्रधानमंत्री उठ के चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने उसी को चैलेंज किया। तो ऐसा प्रधानमंत्री इनके ये बहुत डिप्लोमेटिक है, उनको अपनी बातें जो रखनी होती है वो अपनी बातों को डिप्लोमेटिक वे में रखते हैं, और कहीं न कहीं उसके पीछे कांग्रेस। राहुल गांधी 15 मिनट बोलेंगे और मोदी खड़े हो पाएंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो रैलियों में घंटों बोले और उनकी पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही, ये अभी दिख रहा है कर्नाटक के अंदर। गोपाल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल जी बहुत स्वागत, बहुत बधाई आपको इस जीत की। आप लोग शुरुआती तौर पर जो आकलन कर रहे हैं उसमें जीत की वजह क्या मान रहे हैं? सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत तक बीजेपी अभी पहुंची नहीं है। जानकारी ये दे रहे सूत्र हमें कि कांग्रेस ने जेडीएस को ऑफर दिया है सरकार बनाने का, साथ में मिलकर कुमारस्वामी को वो कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बना देंगे, यानी 75 और 40 को आप मिला दीजिएगा तो स्पष्ट बहुमत के पार आंकड़ा चला जाता है। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जीत जो थी वो बीजेपी की तरफ जा रही थी, लेकिन जो मैजिक फिगर है 112 की वो बीजेपी को नहीं मिली। 106 सीटें हैं, जिसमें से भी अभी 2 से 3 ऐसी सीट है जिसपे कांग्रेस और एक पे जेडीएस क्लोज फाइट पे है। तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कर्नाटक में इस समय खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। पहले यह था कि जेडीएस के पास कांग्रेस भी जाना पड़ता, लेकिन अब कांग्रेस ने एक तरीके से एक फ्रंट खोल दिया है कि अगर कैसी कोई स्थिति बनती है तो जो 2 अन्य है उसमें एक बहुजन समाज पार्टी के विधायक यानी जेडीएस के साथ जो अलायंस है, और ऐसी स्थिति में कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर शाम तक 105 के पार बीजेपी नहीं पहुंचती है तो कांग्रेस और जेडीएस मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। गोपाल अग्रवाल साहब, पहले तो एनालिसिस बाद में करेंगे वजहों का। अब ये बताइए, ये खबर तो ये है कि अगर आप स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाए तो कांग्रेस आपके पैर के नीचे से जमीन खींचने की तैयारी कर रही है। वो तो जेडीएस को ऑफर दे रही है मिलकर सरकार बनाने का और कुमारस्वामी को बना देगी मुख्यमंत्री। नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी रिजल्ट फाइनल नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के पूरे आसार हैं, वो इसी बात को चलते हैं। और इस तरह का जो जिस तरह का वो अगर इस तरह का अलायंस करेंगे जो कि अपने आप में एक तरह का अलायंस स्वार्थ सिद्धि के लिए होगा, वो ज्यादा चलने वाला नहीं है। उनमें इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं। सिद्धारमैया, खड़गे जी, कौन सुनने वाला है उनकी बात? नहीं, मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बताइए, अगर आप 112 के पहले रुक गए तो क्या आप जेडीएस के साथ जाएंगे और एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे? वो तो क्यों, लार्जर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो यह एक बहुत बड़ा दूर का सोच है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भारतीय, और पिछली बार जेडीएस में जिस तरह से जो एक्सपीरियंस है तो वो आसान नहीं है। लेकिन फाइनली जो चीज आएगी वो रिजल्ट के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड देखेगा। हमने येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में यह इलेक्शन लड़ा और हम पूरा आश्वस्त हैं कि वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। 112 का आंकड़ा जो है उसको पार करेंगे और उस तरह पूरी तरह से मेजॉरिटी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो कांग्रेस के विरुद्ध दिया है। तो वह कांग्रेस के साथ मिलकर जो भी सत्ता में आना चाहेगा उसको जनता रिजेक्ट कर देगी। सर, अभी हाल में कई ऐसे चुनाव हैं जहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई और थी और सरकार आपने बना ली इसी तरीके से साथ में जाकर, और लोग सवाल पूछते रह गए कि ये गठबंधन सही है या नहीं। अब वो स्थिति कहीं आपके साथ ना हो जाए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, इस पर भी आपके पास आऊंगा।